So hello guys, this is Aman. Welcome back to my channel Bharti Excellence 10th. So in this video, I'm going to giving you the solution of question number 3 of your exercise 1.3, chapter real numbers, of course. So chapter जो question है वो ये है कि prove that the following are irrational. और following क्या क्या है आपके पास तीन नंबर गिवन है. फर्स्ट इज 1/√2, सेकेंड इज 7√5 एंड थर्ड इज 6 + √5. तो आपको तीनों को ही प्रूव करना है कि ये इरेशनल है. देख के लग रहा है, अलग ही दिख रहा होगा कि वहाँ भी ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि अगर अभी तक आपको मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो पता चल चुकी है, अगर आपने वो देखी है वीडियो, तो वहाँ पर जो मैंने लास्ट में आपको बताया है कि जो रैशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है, या इरेशनल नंबर है और नेचुरल नंबर है, उनकी अगर हम मल्टीप्लाई करें, उनको ऐड करें, उनको सब्ट्रैक्ट करें, उनको डिवाइड करें, तो जो आंसर होगा वो क्या होता है, वो इरेशनल ही होता है. रिजल्ट जो है वो इरेशनल ही होता है. तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आप देख सकते हैं 1/√2 क्या है. 1/√2 क्या है बेसिकली. अब भाई 1/√2 1 और √2 जो कि इरेशनल है और जो कि एक नेचुरल नंबर है. ये नेचुरल नंबर है और ये इरेशनल है. ठीक है, इरेशनल है. तो अगर ये इरेशनल है और ये नेचुरल नंबर है या इंटीजर है, ठीक है, तो इनको हम डिवाइड करा रहे हैं. तो मैंने बताया था ना कि अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बैठ रहा है नेचुरल इंटीजर या फिर इरेशनल का, तो उनका जो डिवाइड होगा, उनका जो डिविडेंड, उनका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो एक इरेशनल नंबर होगा. ठीक है. सिमिलरली 7√5 को देखो, तो इससे पहले वाला क्वेश्चन जो किया था उसमें भी ऐसा ही कुछ यूज हुआ था हमारा. √5 हम जानते हैं कि ये एक इरेशनल है. तो इसमें अगर मैं किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब मैंने यहाँ 7 से कर दी, तो आंसर आ गया 7√5. तो अगर रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो आंसर होगा वो क्या होने वाला है, वो भी इरेशनल होगा. तो 7√5 इज अगेन इरेशनल. बात करते हैं 6 + √5 की. तो यार इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम प्लस कर रहे हैं, बिकॉज √5 इज इरेशनल. तो अगर इसमें मैं 6 ऐड कर दूं +6, तो जैसे इसमें 6 ऐड कर दूंगा, 6 प्लस कर दूंगा, तो वही जो आंसर होगा वो भी क्या हो जाएगा, वो भी आपका इरेशनल होगा. ठीक है. तो क्वेश्चन देखो इतना आसान है. ठीक है. अच्छा, करने का तरीके और भी हैं, और भी अच्छे तरीके से कर सकते हो. तो करने के तरीके क्योंकि और हैं तो वैसे भी कर सकते हो. ये तो हो गया मेथड 1 जो मैं आपको बताने वाला हूँ. सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड है टेक्निकल पार्ट, जो हम मोस्टली कैलकुलेशन करते हैं. वैसे भी कर सकते हो, वैसे ही करते हैं. ठीक है. क्योंकि उसके लिए आपको जो मेथड 1 है उसके लिए आपको ये प्रूव करना पड़ेगा पहले कि √2 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल, और थर्ड पार्ट में भी आपको प्रूव करना पड़ेगा कि √5 इज इरेशनल. तो अगर आपने पहले ये प्रूव कर दिया कि √2 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल एंड √5 इज इरेशनल, तो फिर उसके बाद तो जो लास्ट वाली लाइन है मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, वो लिखना है और सोल्यूशन हो गया. लेकिन हम बात करते हैं मेथड 2 की, जो कैलकुलेशन सीधी होती है. ठीक है. सपोज करा मैंने फर्स्ट क्यों ले रहे हैं हम 1/√2. सपोज 1/√2 इज रैशनल. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा कि 1/√2 इज इक्वल्स टू P/Q. रैशनल क्या होते हैं, P/Q की फॉर्म में होते हैं. अब मैं सब चीज़ नहीं लिखूंगा, मतलब कि HCF of P/Q इज 1, HCF of P and Q इज 1 एंड P and Q बोथ आर इंटीजर्स, Q इज नॉट इक्वल टू 0, सब आपको पता है. ठीक है. वो सब यहाँ आप ऐसे करके लिख देना. ठीक है. P Q आर इंटीजर्स, Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, HCF ऑफ P एंड Q इज इक्वल्स टू 1. चलो मैंने लिख दिया. तो अगर मैं स्क्वायर करता हूँ दोनों तरफ, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख दो. चलो यार इस चीज़ को भी, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो जैसे आप स्क्वायर करते हो दोनों तरफ, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 इक्वल्स टू P²/Q². सिंप्लीफाई करोगे तो Q² इज इक्वल्स टू 2P². ये आ गया भाई. ये एक्सपेंशन देखो जरा, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है Q² इक्वल्स टू 2 × P². तो क्या Q² की प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, और अगर प्राइम फैक्टराइजेशन है तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ Q². बहुत ही सिंपल सा चीज़ है. तो यहाँ से क्या आ रहा है कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ Q². तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ Q² एंड 2 इज प्राइम एंड 2 इज प्राइम. तो अगर तो साथ 2 प्राइम भी है. तो जो थ्योरम 1.3 थी, 1.4 थी, आई डोंट नो जो नंबर है. ठीक है. लेकिन मेरे को उसका स्टेटमेंट याद है. स्टेटमेंट ये है कि अगर कोई प्राइम नंबर
किसी भी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, कोई भी प्राइम नंबर किसी भी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो प्राइम नंबर उस नेचुरल नंबर को भी, उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा पूरा पूरा, ठीक है, कंप्लीट डिवाइड करेगा। तो 2 प्राइम है और 2 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से जाएगा कि 2 डिवाइड्स क्यू, यहाँ से आ गया कि 2 डिवाइड्स क्यू। सेम हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, इस 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यही पूरा स्टेप किया हुआ है, तो आपको रटे पड़े हैं ये, ठीक है। 2 डिवाइड्स क्यू, और 2 अगर क्यू को डिवाइड करता है तो भाई क्यू इज इक्वल्स टू 2m, 2 इंटू m, वेयर m इज एन इंटीजर। ये भी आपको पता है कि ये कैसा आ गया, डिवीजन एल्गोरिथम से, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम से आया है। या ये सोच लो कि डायरेक्ट आ गया, बिकॉज जैसे 3 फैक्टर होता है ना 6 का, तो 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2। सिमिलरली वही लॉजिक लगा के मेरे पास ये भी आ गया। अब नाउ इसको मैंने इस इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब इस इक्वेशन नंबर 1 को मैं, चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में जैसे मैं पुट करता हूँ, तो पुट इन 1, तो जैसे 1 में आप पुट करेंगे तो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2p स्क्वायर है, और क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2m स्क्वायर इक्वल्स टू 2p स्क्वायर, विच इज 4m स्क्वायर इक्वल्स टू 2p स्क्वायर। और जैसे ही सोल्व किया तो 2m स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। और भाई यहाँ से क्या आ रहा है, p स्क्वायर की जो आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 2 इंटू एम स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से आया कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। अगेन p इज एन इंटीजर, तो और 2 क्या है, 2 इज प्राइम। 2 तो पता है ना आपको, प्राइम होता है, 2 केवल डिवाइड होता है 2 and 1 से। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम, स्मॉलेस्ट प्राइम, ठीक है। तो 2 डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को, थ्रू 2 डिवाइड कर जाएगा p को भी बाय थ्योरम, जो भी नाम है 1.3 या 1.4, ठीक है, देख लेना आप। तो 2 डिवाइड करता है p से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि p इज इक्वल्स टू 2 इंटू, यहाँ हमने m लिया था, यहाँ ले लेते हैं n, ठीक है, वेयर n इज एन इंटीजर। तो भाई ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं इसे। सो बाय 2 and 3, अब जरा 2 और 3 को देखो, 2 से मिल रहा है मेरे को कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ q, अगेन इससे मिल रहा है मेरे को 3 से कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ p, 2 इज ए फैक्टर ऑफ p। तो यहाँ से क्या आ गया कि 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p q, तो 2 कॉमन फैक्टर हो जाएगा p q का। और यहाँ से क्या आया, यहाँ से ये आ गया कि जो HCF है p और q का, दैट कांट बी इक्वल टू 1, वो 1 के इक्वल नहीं हो सकता। और 1 के इक्वल नहीं हो सकता तो क्या हो जाएगा, जो हमारी अजम्पशन थी, अजम्पशन क्या थी कि हमने सपोज किया था कि वो रैशनल नंबर है, और जैसे हमने उसको रैशनल नंबर एज्यूम किया तो हमारे पास आ गया कि HCF PQ1 था, जो कि रीजनिंग करने के बाद गलत आ रहा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा कि हमारी अजम्पशन रॉन्ग थी, कॉन्ट्राडिक्शन कम्स आउट, कॉन्ट्राडिक्शन कम्स आउट। तो यहाँ से आ जाएगा कि अवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, अवर assumption was wrong, our assumption was wrong। और यहाँ से आ जाएगा कि 1/√2 is not irrational, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इज डन, फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना था, बस जैसे आपने प्रूफ किया है ना पिछले पार्ट को, बिल्कुल वैसे वैसे करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो डन, चलो इसको नोट कर लो फटाफट और समझ लो। कोई डाउट हो तो वीडियो को दोबारा पीछे जाके देख लो और समझ जाएगा, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ और सेकंड पार्ट पर मूव करते हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट ये है कि वो ये कह रहा है कि प्रूव दैट जो 7√5 है वो क्या है, वो भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, वो भी एक इरेशनल नंबर है। तो भाई बहुत ही सिंपल है ये, इसके जैसा क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है। तो 7√5 है ना, तो अपोजिट करके मान लो, लेट अस assume second, let us assume that 7√5 is not irrational। तो अगर ये इरेशनल नहीं है तो
इज, मतलब दोनों एक ही चीज़ है ना कि 7√5 इज नॉट इरेशनल, इज इरेशनल, इज रैशनल, रैशनल, ठीक है। तो 7√5 इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, बिकॉज रैशनल की डेफिनेशन ये होती है। तो अगर ये पी अपॉन क्यू है एंड पी एंड क्यू दोनों क्या होते हैं, दोनों इंटीजर होते हैं, कोमा HCF ऑफ पी एंड क्यू इज इक्वल्स टू 1, ये हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, ये हम लेके चल रहे हैं पहली। तो अगर हमने लेके चला ये, तो भाई अगर मैं यहाँ से √5 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो कितनी जाएगी, वो जाएगी p अपॉन 7q। अब जरा मेरे को बताओ, p क्या था, एक इंटीजर था, और 7q क्या था, सॉरी q क्या था, q भी एक इंटीजर था। लेकिन जैसे ही अगर मैं किसी इंटीजर में 7 क्या है, 7 एक इंटीजर है, तो अगर किसी इंटीजर में मैं दूसरे इंटीजर की मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर क्या मिलता है आपको, ये आंसर मिलेगा अगेन इंटीजर, ठीक है। तो 7q इज अगेन इंटीजर बिकॉज p बिलोंग्स टू i एंड 7q भी बिलोंग्स टू i, बिलोंग्स टू i मतलब कि इंटीजर है, बिलोंग्स टू i मतलब इंटीजर है। तो p भी एक इंटीजर है, 7q भी इंटीजर है, सो p अपॉन 7q इज रेशनल, तो p अपॉन 7q क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ, देखो √5 इज p अपॉन 7q, p अपॉन 7q एक रैशनल है, तो भाई क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा √5 इज रैशनल, अरे तो फिर दोबारा अजीब सी स्टेटमेंट आ गई, √5 रैशनल मिल गया आपको, क्या पॉसिबल है √5 रैशनल, प्रूव किया था ना हमने क्वेश्चन नंबर 1 में कि √5 इज इरेशनल, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन as √5 is not rational, तो यहां से क्या आ गया, यहां से आ जाएगा कि 7√5 is irrational, क्योंकि ये हमें क्या मिल गई थी, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई थी, है ना, कॉन्ट्राडिक्शन आने की वजह से 7√5 क्या हो जाएगा, 7√5 इज इरेशनल। तो सेकंड पार्ट भी डन हो गया, लेकिन उसके लिए आपने क्या चीज़ यूज़ की, आपने यूज़ किया कि √5 इज इरेशनल। तो भाई ये भी अगेन मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन की डिमांड है, ठीक है। अगर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, ठीक है, या आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का है, तो उस कंडीशन में आपको जो आपने यूज़ किया है कि √5 इज इरेशनल, तो उसको प्रूव करना है। अगर क्वेश्चन ये 2 मार्क्स का है, 1 मार्क्स का है, ठीक है, तब आपको √5 को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये स्टेटमेंट ही बहुत है। चलिए, तो सेकंड पार्ट भी डन हो गया। नाउ लेट अस मूव टू दी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या बोलता है, थर्ड पार्ट बोल रहा है कि प्रूव दैट 6 + √5 इज इरेशनल अगेन। तो भाई इसको भी क्या मान लेना है, सपोज दैट 6 + √5 इज रैशनल। तो जैसे आप इसको रैशनल मानोगे तो 6 + √5 इज इक्वल्स टू p अपॉन q, वेयर p एंड q बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर, q इज नॉट इक्वल्स टू 0, HCF ऑफ PQ इज इक्वल्स टू 1, ये हमने एज्यूम कर लिया। ये मतलब जैसे ही अपने इसको रैशनल लिया, तो रैशनल की डेफिनेशन ये तो बोलती है, ये हमने इसको लेके चले हैं। तो यहाँ से अगर मैं √5 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो आ जाएगा √5 इज इक्वल्स टू p अपॉन q माइनस 6, और ये हो जाएगा p माइनस 6q अपॉन q, इसके नीचे 1 मान लिया। तो √5 की वैल्यू कितनी आ गई, √5 की वैल्यू आ गई ये। अब जरा वही चीज़ अगेन, बिकॉज p माइनस 6q इज integer and q is integer, then p minus 6q upon q is rational, q is not equal to 0 ना, because q is not equal to 0, ये भी तो डेफिनेशन बोलते हैं कि नीचे वाला डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और q तो नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि यहाँ भी q था, वहाँ से निकल के आ रहा है कि q is not equal to 0, ये पहले से गिवन था, तो q इज नॉट इक्वल टू 0, तो p माइनस 6q अपॉन q इज रैशनल।
तो अगर p माइनस स्क्यू अपॉन क्यू रैशनल है तो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है कि रूट फाइव इज रैशनल। अगेन एक ऐसी अगेन एक ऐसा आपको स्टेटमेंट मिल गया जो अजीब सा है, तो कॉन्ट्रैक्शन मिल गई, बिकॉज रूट फाइव इज नॉट अ रैशनल नंबर, रूट फाइव इज इरेशनल। तो ऐसा जाएगा कॉन्ट्राडिक्शन एज रूट फाइव इज इरेशनल, एज रूट फाइव इज इरेशनल। ठीक है, सो आवर assumption was wrong. It implies that 6 plus root 5 is irrational. So done. So it was very easy. तीनों पार्ट बहुत ईजी थे, लेकिन उसके लिए जो आपने यूज़ क्या हुआ है, उसके लिए आपने यूज़ किया है कि रूट फाइव इरेशनल है। ठीक है, उसको प्रूव करना है ऑन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ऑन द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में अगर डिमांड है कि यहाँ पे प्रूव करना है रूट फाइव वाले को भी, क्वेश्चन के मार्क्स ज़्यादा है, तब आपको करना है, अदरवाइज उस वाले पार्ट को छोड़ देना। ठीक है, सो क्वेश्चन वॉज इजी, क्वेश्चन डन, वीडियो कंप्लीट। सो आई होप you enjoyed the video. So please like the video and share with your friends. So let us meet in the next video. Bye.